हेलो दोस्तों, मैं नवीन दोस्त जी आपके लिए फिर से कुछ नया और डिफरेंट लेके आया हूँ। तो बेसिकली आज अपन लोग चर्चा करते हैं कुछ बच्चों के डाउट्स, जो डाउट्स उनको पीछे रख देते हैं, तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो आज वो दिक्कतें अपन दूर करते हैं और ऐसे बंदे के साथ जिनकी पीएमडीएम 36 रैंक थी ऑल इंडिया। और नो डाउट जब मटेरियल सेम था, सब कुछ सेम था, लेकिन उनमें क्या ऐसा डिफरेंट था जिन्होंने इनको 36 रैंक के लायक बनाया। तो आज अपन मिलते हैं डॉक्टर अशोक सिंघल से, और बच्चों कुछ जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं, जेन्युइन डाउट्स है, जनरल डाउट जो हर बच्चे के होते ही होते हैं। तो बेसिकली उनके साथ हर एक बच्चे के जो डाउट्स रहते हैं उनके साथ सॉल्व करते हैं, अपन चर्चा करते हैं और उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो 2011 में डॉक्टर अशोक सिंघल सर की रैंक आई थी 36, ऑल इंडिया 36 रैंक थी। और जिन्होंने उन्होंने एसपीएमजी कॉलेज को सिलेक्ट किया क्योंकि वो बीकानेर के रहने वाले थे। तो बीकानेर से उन्होंने यहीं से यूजी किया और फाइनली उनका इंटर्न के साथ ही, जब इंटर्न कर रहे थे उन्हीं के साथ उनकी पीजी क्रैक हो गया था, और पीजी भी उन्होंने एसपीएमजी से ही किया था। और आज वो पीबीएम में जॉब कर रहे हैं सीनियर रेजिडेंट के तौर पर। और मुश्किल से एक समय निकाला अपन ने अपने लिए, आप लोगों के लिए, मेरे लिए। तो बेसिकली अपन लोग चर्चा करते हैं और बच्चे के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हैं। और थैंक्स टू अशोक सिंघल सर, उन्होंने टाइम निकाला अपने लिए। तो अपन क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड आज मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कुछ बच्चों को क्वेरीज है, आप उनको बताइए ताकि बच्चे कंफर्टेबल फील करें। तो ऑब्स्टेकल उनको आ रहे हैं, जो दिक्कतें वो आ रही है वो सोल्व कर पाए। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बच्चा मतलब जब तैयारी कर रहा होता है तो सबसे पहले वो सोचता है कि मैं मोटिवेटेड कैसे रहूँ अपनी तैयारियों को लेकर। तो इसके बारे में देखिए, ऐसा है कि इसमें जैसे अपने को मोटिवेट करना है तो अपने को जो कोर्स है उसको अपने को जो थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करना है उसको, है ना। तो उसमें क्या है कि आपको जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट बनता जाएगा और आपकी जो स्टडी टाइम है जो डेली का वो आपका बढ़ता जाएगा। तो उसमें इंटरेस्ट आना चालू हो जाता है, आपको मोटिवेट, आप खुद से ही मोटिवेट होना चालू हो जाओगे इससे। ठीक है, थैंक यू सर। मतलब आपको कुछ करना पड़ेगा, मोटिवेट होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बैठे बैठे मोटिवेट हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं कोई है। जादू नहीं होने वाला। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हम जब पढ़ाई करते हैं तो कंसंट्रेट कैसे हो अपनी पढ़ाई पर, फोकस्ड कैसे हो अपनी पढ़ाई को लेकर। बच्चे बोलते थे हमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, अब डिस्ट्रैक्शन भी कैसे हैं। पढ़ाई सारी ऑनलाइन आ चुकी है। जब बच्चा पढ़ाई करने बैठता है नो डाउट फोन हाथ में लेके बैठता है और क्लास ऑनलाइन लेता है। और जब फोन एक बार हाथ में आता है तो यूट्यूब हो गया, पबजी हो गया, लग जाता है। इवन थोड़ी देर बाद बच्चा ये भी भूल जाता है मेरा डाउट क्या था या मैं क्या कर रहा था, सब भूल जाता है। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर करें आज के टाइम में बच्चा। हाँ, ये एक्चुअली ये कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम में। देखिए, इसके लिए अपने को क्या करना है कि अपना जो स्टडी रूम है और जो अपनी स्टडी टेबल है, स्टडी चेयर है अपने, तो उसमें क्या है कि अपन जो अपने को डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर कोई कुछ गेम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई, है ना। तो उनको क्या है कि अपने से दूर करो इनको, है ना। एक बार जब आप स्टडी कर रहे हो तो इनको क्या है कि अपने से दूर रख दो ताकि उनको अपन बार बार उनको टच नहीं करे, बार बार उनको चलाए नहीं। ताकि एक्चुअली अपन क्या है कि एक बार फोन को लेके बैठ जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आधे एक घंटा अपना खराब होता ही होता है उसमें। इसका मतलब ये है उनसे को हटाओ साला। हाँ, बात खत्म। उनको ये हटाओ। जब हटेगी हाँ, तो अपन कुछ कर पाएंगे। अच्छा, कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल सही, थैंक यू सर। एक बच्चे का डाउट है सर, मैं पढ़ाई करने की सोच तो बहुत हूँ, लेकिन होता क्या, कल कर लूंगा और ऐसा चलता रहता है और कभी इफेक्टिव पढ़ाई नहीं कर पाता। कर भी पाता हूँ, 4-5 घंटे कर पाता हूँ, लेकिन तो मुझे ये फील नहीं थी मैं इफेक्टिव पढ़ाई कर पाया या नहीं। अच्छा, देखो, इसमें ऐसा है कि 5-6 घंटे स्टडी करने के बाद भी आपको लगता है कि आपने इफेक्टिव स्टडी नहीं की अगर, तो मेरे ख्याल से आपने जो पढ़ा है या तो आपका पूरा कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ा होगा उसमें, और या फिर आपको चीज़ें कम याद रहती है या फिर उसमें इंटरेस्ट कम है उस टॉपिक में आपको, है ना। तो इसके लिए आपको आपको क्या करना है, या जो भी आपने जो उस टाइम ड्यूरेशन में पढ़ाई की है, तो या तो आप उसको ऐसे करो कि भाई रात को जो भी वो टॉपिक है उसको आप 15-20 मिनट, आधे घंटे का रात को ऐसा रखो कि भाई आप सोने से पहले उसको एक बार रिवाइज करो। और या फिर इसको ऐसा करो कि भाई आप पूरे वीक में जितना पढ़ते हो उसको लास्ट वीक का जो लास्ट डे है उसको ऐसा रखो कि भाई आप जो बाकी के 6 दिन जितनी पढ़ाई की है वो लास्ट दिन आपको कंपाइल करना है सारा रिवीजन। तो मतलब आपको जब पढ़ो तो उसको रिवाइज तो करना पड़ेगा भैया, उसको देखना, एनालाइज करो, फिर कहीं जाके बात बनेगी। नेक्स्ट है सर, मुझे पढ़ाई को लेकर कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता। मतलब मैंने कोई टॉपिक तैयार किया, वो टॉपिक तैयार करने में मेरे को ये फील नहीं आता कि वो टॉपिक ये बहुत अच्छा तैयार हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई टॉपिक तैयार होने के बाद अच्छा फील आए मेरे को, ये कैसे कर पाऊँ मैं। देखिए, इसमें भी अप्रोक्स वही आंसर है इसका भी
रिवीजन से ही आपको फीलिंग, अच्छी फीलिंग जो है टॉपिक की अच्छी फीलिंग वो रिवीजन से ही आएगी। और इसमें भी ऐसे ही आपको करना है, जैसे इसमें क्या है कि आपको अगर कुछ टॉपिक ऐसा लगता है आपको जैसे मतलब याद नहीं हो रहे या अच्छा फील नहीं आ रहा उसमें, या वो बार बार भूल रहे हो, या कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे रटने वाले हैं टोटली, मतलब आपको सीधा दिमाग में बिठाना ही है उसको, एकदम एज इट इज रटना ही है। तो उनको आप ऐसा काम करो, उसको या तो एक छोटी कॉपी बना लो, उस कॉपी में उसको नोट डाउन करते रहो ऐसे टॉपिक को। और उसको क्या है कि या तो आप आपको जैसे बताया रात को जब सोने से पहले उसको एक बार रिवाइज कर लो डेली का, या फिर आप वीक के लास्ट एंड में उसको रिवाइज करो। और छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं उनको आप हाथ से लिख के उनको बॉक्स बना के आपके जो स्टडी टेबल होती है उसके सामने की जो वॉल है उस पर चिपका लो ऐसे नोट्स बना के, ताकि उनको क्या है कि आपके सामने रहेंगे तो वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। एक्चुअली ये क्या है कि जब पीएमटी की तैयारी करता था तब ऐसी चीज़ें मैं फॉलो करता था। तो मेरे सामने जैसे ऐसे बायोलॉजी के कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो मेरे को याद नहीं रहती थी, या मतलब ऐसी थी जो मेरे को पता था कि भाई क्वेश्चन मिलाते तो पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पता है कि हर साल क्वेश्चन आते ही है इनमें से, तो उन टॉपिक को मैं वॉल पे चिपका लेता था। उनको रटने वाली जो चीज़ें होती थी उनको सामने सामने होती है तो बार बार दिखी जाती है वो, तो याद हो जाती है। सही है, सही है। मतलब आप क्या करो, एक जो भी आपके टॉपिक में चीज़ें हैं उनको एक साथ रखो, उनको कहीं बोर्ड में लगे तो आपको बार बार दिखती रहे, आप चीज़ें याद कर पाओगे। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट सब मैं क्लास में जब बैठता हूँ या बैठती हूँ और टीचर जब भी कुछ पूछता है तो मेरा आंसर आ जाता है लेकिन बताने की हिम्मत नहीं होती। हाँ, ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम है एक्चुअली। इसमें क्या करना है अपने को, अपन इसमें देखो सही पूछो तो ये मेरी भी प्रॉब्लम थी। जब मैं क्लास में कोचिंग में बैठता था तो अपने को ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहती है कि उनको टूटा फूटा आंसर आता है उसका, भाई नॉट एग्जैक्टली पर आता है, थोड़ा बहुत आंसर आता है उसका, लेकिन वो बता नहीं पाता। उनको लगता है कि कोई बाकी क्लास के जो स्टूडेंट है अगर मैं गलत हो गया तो हंसेंगे मेरे ऊपर, मेरा मजाक बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप एक बार आंसर देना चालू करोगे, आपको इसको इनिशिएट करना है एक्चुअली। आप उसको एक बार आंसर देना चालू करोगे तो हो सकता है आप पहले दूसरी बार में गलत हो या फिर आपको स्टूडेंट है जो दूसरे आपके जो साथी है वो आप पे हंसे, लेकिन आप इससे मोटिवेट हो गए। आप एक दो बार 4-5 बार आपको लगेगा कि भाई ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अपने बारे में क्या सोचेंगे बाकी लोग, नहीं ऐसा नहीं करना, आपको एक्चुअली उसका आंसर देना है। और धीरे धीरे आप 4-5 बार बाद आप थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप आंसर देना चालू देंगे। अब जब आप सही आंसर देते हो उस जगह, तो टीचर आपको शाबाशी देता है और वो शाबाशी अपने को मोटिवेट करती है। तो ये इस चीज़ को करना चाहिए, आपको इस चीज़ को करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब आपको एक बार इनिशिएट करना पड़ेगा बेसिकली। आप जैसे इनिशिएट करोगे तो उस चीज़ का फायदा मिलने लग जाएगा। बिल्कुल। बच्चे का डाउट है सर नेक्स्ट। अब मैं नाम बताना चाहूँगा, जिन बच्चों के डाउट है उनके नाम ज़्यादा सही रहता है। रात का डाउट है सर, हम रात को लेट पढ़ें या सुबह जल्दी पढ़ें, या जो 6 घंटे नींद लेनी होती है, बच्चा सोचता है 6 घंटे नींद लेनी है, वो 6 घंटे नींद कैसे पूरी करूँ? 4+2 के स्लॉट में रात को 4 घंटे, दिन में 2 घंटे, या 3+3, रात को 3 घंटे सो लिया, दिन में 3 घंटे सो लिया। तो इसमें क्या राय है, मतलब कब पढ़ूं और कितना सोऊं, कब सोऊं, ये क्या सही रहेगा? ये देखो ऐसा है कि इसमें आपको टोटल जो नींद का जो है वो आपको 8 से 10 घंटे नींद लेनी है पूरे दिन में, ठीक है। उसमें अब जैसे आपको नाइट में 6 से 8 घंटे लेनी है, और दिन में भी भाई जिसकी मोस्ट ऑफ बच्चे जो है दिन में भी नींद लेते हैं, है ना। तो उससे क्या है कि भाई दिन में 2-2.5 घंटे नींद ले ली, तो उससे क्या होता है कि आपका जो पूरा दिन है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अच्छा। तो रात को जैसे आप रात को 6-8 घंटे नींद ली, फिर आप जब अर्ली मॉर्निंग में उठते हो तो आपको बहुत फ्रेश फील होता है। उस टाइम पढ़ाई आप स्टार्ट करोगे तो जितना भी आप पढ़ाई करोगे उसमें ऑलमोस्ट सारा गेन हो जाता है उससे। अच्छा। अपन देखते हैं कि भाई सुबह जब स्टार्ट करते हैं उस टाइम अच्छी पढ़ाई हो रही होती है, फिर लास्ट में जाते जाते शाम तक जाते जाते अपन पूरा एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसलिए क्या है कि अपन वो एनर्जी वेस्ट नहीं करते हुए अपन बीच में भी 2-2.5 घंटे दोपहर में सो जाते हैं, तो उससे वापस उठते हैं तो वही एनर्जी के साथ रिफ्रेश के साथ अपन पढ़ाई कर सकते हैं। और रात को पढ़े सुबह पढ़े, इसके लिए मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, आप चाहे रात को पढ़ो चाहे आप सुबह पढ़ो, आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से पढ़ाई करो, लेकिन जो नींद का जो शेड्यूल है, नींद का जो टाइम पीरियड है उसको कंप्लीट करना जरूरी है। आपको 8 से जो 10 घंटे हैं वो पूरे दिन का, रात को आपको 6 से 8 घंटे सोना जरूरी है। आप
आपका माइंड फ्रेश होगा तभी आपको पढ़ाई होगी। दूसरों को देख के मत करो कि वो तो भाई रात को 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ता है, सुबह भी 5-6 बजे उठ जाता है, तो उससे मेरे ख्याल से इफेक्टिव स्टडी नहीं होगी उससे। वो बैठे रहो बस, बुक आगे खुली हुई है, बस वो सोच रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ नहीं रहा। देखो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, एक्चुअली ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो बंदा 8 से 10 घंटे पढ़ के निकाल नहीं सकता, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। आप 8 से 10 घंटे इफेक्टिव स्टडी करके दुनिया का कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। अगला मतलब जो डाउट है बच्चे का कि चलो पहले मैं आपका कंपाइल करता हूँ कि भाई जब बच्चा सिर्फ एक टाइम में सो के नींद पूरी करता है तो वो एक दिन जीता है, लेकिन जो 2 स्लॉट में नींद पूरी करता है, एक पहले स्लॉट में 6 घंटे कर लिया और दूसरे स्लॉट में 2 घंटे, मतलब 2 दिन जी रहा है। हाँ। जहाँ दुनिया 1 घंटा जी रही है आप 2 घंटे, जहाँ दुनिया एक गुना काम कर रही है आप 2 गुना काम कर रहे हो एक ही दिन में, 24 घंटे का। मतलब बिल्कुल शानदार, बहुत बढ़िया था। अगला डाउट क्या है साहब, हम सब डीपीपी करते हैं, जब चीट सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, बच जाते हैं, जिनको हम छोड़ देते हैं, क्या वो बताइए पूरे होंगे क्या कभी? ये एक्चुअली मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें ऐसा है कि जो क्वेश्चन छूट जाते हैं वो छूट ही जाते हैं और फिर वो एग्जाम में दिखते हैं सीधे। फिर अपन सोचते हैं यार इसको क्यों स्किप किया। ये देखो ऐसा है कि आप जब फर्स्ट टाइम डीपीपी उठाते हो तो उसको आप कोशिश करो कि उसको 100% कंप्लीट करने की, और कोई भी क्वेश्चन ऐसे मत करो कि यार ये तो आता है छोड़ देते हैं, इसको छोड़ो आता है ये तो, ऐसा मत करो, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लास्ट में, है ना। जो आपने हाथ से प्रैक्टिस की है ना वही आपके काम आनी है। इसलिए कि फर्स्ट टाइम जब डीपीपी उठाओ तो उसको कंप्लीट सोल्व करो, उसको हाथ से लिखता ही क्वेश्चन इजी हो चाहे टफ हो, उसको हाथ से उसको सोल्व करो और उसमें आपको अपने हिसाब से मार्किंग करो उस क्वेश्चन की, भाई ये क्वेश्चन टफ है, ये इजी है, ये फिर बहुत ज़्यादा टफ है, ये सिली मिस्टेक हुआ है इसमें, ये मेरा टोटली गलत हो गया, ये मेरे को बिल्कुल नहीं आता। तो जो क्वेश्चन टफ है, सिली मिस्टेक हो रहे हैं, आते नहीं है, उन पे मार्क कर लो, और वो जब सेकंड टाइम आप रिवीजन के टाइम डीपीपी उठाओ तो उन क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। फिर जो इजी है उस टाइम आप स्किप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, जब सर हम डीपीपी सोल्व करते हैं घर पे जो होमवर्क मिलता है, टीचर होमवर्क जनरली डीपी में देता है, सीट में देता है, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? हम कंफ्यूज रहते हैं यार कैसे स्टार्ट करें, कैसे उसको सॉल्व करें, तो इसके बारे में क्या कहोगे? उसको देखो ऐसा है, उसको क्या करना है अपने को, सबसे पहले आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए मेरे ख्याल से। जो आपको टीचर ने पढ़ाया है उसको आप सबसे पहले थ्योरी आपकी एकदम फिंगर्स पे होनी चाहिए, टिप्स पे, सारी थ्योरी बढ़िया से तैयार, थ्योरी आपकी अच्छी होगी तो ही आप उसमें आपकी जो डीपीपी है उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, फिर आपको लगेगा कि यार अब क्वेश्चन लगाते हैं यार, क्वेश्चन देखते ही आंसर होंगे आपको। तो सबसे पहले आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके बाद आप डीपीपी उठाएं। आपको तब आता है जब आपकी थ्योरी बढ़िया नहीं है, सही है। फिर आप क्या करोगे, डीपीपी उठाया आपने, बीच बीच में आप थ्योरी के लिए नोट्स खोलोगे, तो उसमें क्या है कि फिर वो मजे वाली बात नहीं है। इससे अच्छा आप एक बार थ्योरी स्ट्रांग करो। थ्योरी मतलब स्ट्रांग करनी ज्यादा जरूरी है। एक ये रहता है सर, हम जब टेस्ट पेपर देते हैं तो सर मन में डाउट रहता है, पता नहीं, मतलब इवन कुछ बच्चे ये होते हैं पूरे पेपर के ड्यूरिंग ये सोचते रहते हैं पता नहीं क्या नंबर आएंगे, कैसी रैंक आएगी, मेरी रैंक कहाँ आएगी, ये सोचता रहता है, और एक डर बना रहता है पेपर के पूरे ड्यूरेशन में। तो उस डर को कैसे भगाएं, मतलब क्या क्या सोचे पेपर के टाइम? कोचिंग के टेस्ट पेपर की बात करो। अच्छा देखो इसमें ऐसा है कि अपने को जैसे मंथली एग्जाम हो रहा है या वीकली एग्जाम हो रहा है, टॉपिक वाइज एग्जाम हो रहा है या सब्जेक्ट वाइज एग्जाम हो रहा है, तो उसमें अपने को जो भी अपना जो कोर्स है उसको आप अच्छे से एग्जाम से पहले उसको तैयार करो, थ्योरी प्लस ये एमसीक्यूज ये तैयार करो, उसके बाद आप एग्जाम दो उसमें, ठीक है। एग्जाम देने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई आपकी रैंक क्या आ रही है, तो ये रैंक का एनालिसिस करना है आपको। दूसरा आपको ये उस पेपर को ऐसे नहीं एग्जाम दिया पेपर को फेंक दिया इधर उधर कर दिया, वो पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पेपर को घर जाके हमेशा एनालिसिस करो, उसको सोल्व करो, जो आपसे गलत हुआ है उन क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करो, ठीक है। वही क्वेश्चन अब देखो होता है क्या है कि भाई बच्चे क्या करते हैं कि जो गलत हुआ है ना उस पर ध्यान नहीं देते, और वही आपको आगे प्रॉब्लम वही क्रिएट करेगा। कभी कभी जिंदगी में वापस आएगा, वो आएगा आपके, और वो हमेशा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं करोगे, है ना। तो वो पेपर को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और एक क्वेश्चन आपका जब तक सोल्व नहीं करोगे पीछा नहीं छोड़ेगा। सही बच्चों को बोलता हूँ जनरली ये चीज में, जिसको समझ यही कर डालो नहीं तो पीछा नहीं छोड़ेगा। सही है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि जब मैं पेपर देते हैं तो सारे डाउट पेपर के टाइम आते हैं मतलब जब मुझे पता ही नहीं, थ्योरी कोई डाउट ही नहीं आता, मॉड्यूल में कोई डाउट नहीं आता, फिर डाउट सारे पेपर में आ जाते हैं। तो सर ये कैसे, मतलब पेपर में क्यों आते हैं डाउट? ये अभी मैंने जैसे बताया ना कि भाई क्वेश्चन जो है आप
जो टफ क्वेश्चन है या फिर सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन है उसको ध्यान से नहीं करोगे, तभी ये क्वेश्चन डाउट क्रिएट करेंगे और तभी ये पेपर में ऐसी चीजें होगी अपने साथ, है ना। तो इन चीजों को बार बार प्रैक्टिस से ही ये शायद प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मतलब आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस और करनी यदि अच्छी प्रैक्टिस होगी हम्म। तो सारे डाउट पहले ही खत्म हो जाएंगे, पहले खत्म हो जाएगी पेपर में आने से। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं सर। जब आप नीट का पेपर की तैयारी चल रही थी आपकी, नो डाउट आप टॉपर थे, तभी आप इस पोजीशन पे हो, तो आपके दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या है? इसमें देखो ऐसा है, मैं अपने टाइम का बताता हूँ। मैं बीकानेर की एक कोचिंग में पढ़ता था। तो जब मैं कोचिंग जाता था घर से, तो घर से कोचिंग जाता था तो मेरे कोचिंग से जो घर का रास्ता है बीच में, उस पे बीच में मेरा कॉलेज आता था, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर, SPMC बीकानेर। तो मैं उस कॉलेज के सामने से जब निकलता था तो उस कॉलेज को देखता था, कॉलेज के अंदर जो एप्रिन पहने हुए स्टूडेंट है उनको देखता था, टीचर्स को देखता था, बाहर गाड़ियाँ वगैरह सब देखता था। तो ऐसा लगता है यार भाई पढ़ना तो इसी कॉलेज में है। मेरे तो ये मतलब एक एम था, टारगेट था कि भाई इसी कॉलेज में पढ़ना है मेरे को। तो वो मेरे को मोटिवेट करता था, मेरे को वो कॉलेज वहाँ से निकलना मेरे को मोटिवेट करता था। मेरा मतलब टारगेट ही है। तो मैं वो उसी एनर्जी के साथ फिर पढ़ाई करता था, कोचिंग जाके घर मुझे जाके। लगता है जिसका जो ड्रीम है एक बार उस कॉलेज के आगे निकलो साला, ये चीज उसको मोटिवेट करेगी कभी ना कभी। कॉलेज के आगे से पॉसिबल नहीं होता है, कई बार बच्चों का कॉलेज कहीं और होता है। तो आप उसको इमेज को देखो, आप मतलब है ना, आपके दिमाग में रहना जरूरी है। वो टारगेट आपके दिमाग में सपना होना जरूरी है। जब तक सपना दिखेगा नहीं तब तक दिखेगा, तब तक आपको टारगेट आपको याद रहेगा। बिल्कुल। कुछ बच्चों को डाउट है सर, कोविड है तो सब परेशान है, सब डिस्टर्ब है, पढ़ाई लेट हो गई, कोर्स लेट हो गए, अब कैसे कवर करें सर इसको? देखो ऐसा है कि ये तो सबकी, सारे स्टूडेंट की ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें तो ऐसा नहीं है कि भाई आपके साथ ही हुआ है। तो मोस्ट ऑफ सब स्टूडेंट के साथ हुआ है कि भाई कोचिंग इस बार थोड़ी लेट हो गई, कोचिंग ऑफलाइन नहीं है, सारी ऑनलाइन क्लासेज है। तो ये तो सब सारे स्टूडेंट के साथ कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें मेरे को नहीं लगता कि आपके साथ कुछ अलग हुआ है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब जितना टाइम है उसमें आप ईमानदारी से मेहनत करो, हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि तू सोच रहा है वो तेरे साथ नहीं, सबके साथ है भाई, सबके साथ है, सब इक्वल लेवल पे है, सब इक्वल लेवल पे। नेक्स्ट ये डाउट है, दो एग्जाम मतलब दो कॉमन से डाउट एक साथ रखता हूँ उनको। एक तो बच्चा ये सोचता है कि सर नीट के साथ कौन से एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ मैं, और दूसरा बाई चांस मेरा नहीं होता सिलेक्शन तो मैं और कौन से फील्ड में जा सकता हूँ? अच्छा, नीट के साथ देखो, जो नीट का कोर्स है वो सिमिलर एम्स है एग्ज़ाम। एम्स का एग्ज़ाम हो गया, अपने PGI चंडीगढ़ का एग्ज़ाम है, और जिपमर का एग्ज़ाम है, और AFMC है। ये सारे इनके कोर्स तो सेम है, बस वो टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होता है एग्ज़ाम का। भाई आज हो गया, 15 दिन बाद हो गया उनका। तो मेरे ख्याल से इन सब का सेम कोर्स है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, इनमें भी कोर्स सेम है तो आप एग्ज़ाम देना चाहिए आपको सारे, ठीक है। पर आपका टारगेट एक होना चाहिए, क्योंकि एक ही एक दिन एग्ज़ाम हो तो फिर भी अपन को समझ में आता है कि भाई इस दिन अपना भाई आज से जैसे भाई 30 अगस्त है, वो अब मेरा एग्ज़ाम है, तो मेरे को 30 अगस्त तक एक अच्छे से कोर्स करना है। फिर अपने को पता चले 15 तारीख बाद और एग्ज़ाम है ना। तो वो उसके लिए फिर अपने को फिर उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो एक टारगेट लेके चलते हैं तो उसमें क्या है कि अपन उस हिसाब से पढ़ाई करते हैं, अपना कोर्स भी उस हिसाब से पूरा करते हैं। तो एक टारगेट एक होना चाहिए। आप एग्ज़ाम दे सकते हो सारे, एग्ज़ाम कोर्स सेम होता है तो एग्ज़ाम सारे दे सकते हो। अच्छा, नीट में नहीं होता है तो आपको जैसे एग्रीकल्चर वाला फील्ड भी अच्छा है, ICAR जैसे है, एग्रीकल्चर है, अच्छा है आज के टाइम में, उसको भी आपको कर सकते हो। वेटनरी भी अच्छा है, जो वेटनरी का अलग से जो उसमें जो अच्छा है, वेटनरी कर सकते हो आप। या फिर मेडिकल फील्ड में, आज के टाइम में मेडिकल फील्ड में कोई भी मेरे ख्याल से बेरोजगार नहीं घूमता, कोई भी, सबको जॉब मिलती है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है। जो नर्सिंग कोर्स दिक्कत तो नहीं आने वाली। हाँ, दिक्कत बहुत सारे, इसमें टेंशन है। आपको ऐसे हताश नहीं होना है कि भाई नीट में नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, ऐसा नहीं है। और बहुत फील्ड है भाई, सारे ऐसा नहीं है ना, सारे डॉक्टर इंजीनियर ही बनेंगे, और भी तो फील्ड है, और भी फील्ड। सही बात, और भी इसमें फील्ड है, और भी फील्ड है, आप दूसरी फील्ड ट्राई करो। नेक्स्ट है सर, एग्जाम टाइम में, लास्ट टाइम में हम रिवीजन कैसे करें, क्या रणनीति बनाएं ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर पाए?
एग्जाम टाइम में देखो ऐसा है कि इसमें एक तो रिवीजन है ना। देखो इसका आंसर ऐसा है कि भाई अपने को सबसे पहली जो चीज़ है वो थ्योरी वाला पार्ट है ना। आपको सबसे पहले मेरे ख्याल से थ्योरी सबसे पहले आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। थ्योरी आपकी स्ट्रांग है तो आप 50-60% आप एग्जाम देने लायक हो। ठीक है, उसके बाद आपका होता है कि वो थ्योरी अप्लाई करनी है आपको एमसीक्यूज पे, डीपीपी पे, जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उस पर आपको थ्योरी अप्लाई करनी है। क्योंकि थ्योरी आप अप्लाई नहीं करोगे तो वहाँ पे थ्योरी भूल जाओगे, आपको सिली मिस्टेक ज़्यादा होगी, क्वेश्चन नहीं मिलाओगे तो आप। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी ज़रूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप रेगुलर। ठीक है, उसके बाद फिर आता है कि भाई ये सब कर लिया, उसके बाद भी कुछ चीज़ें होती है जो आपको सिली मिस्टेक हमेशा करवाएगी। तो उन टॉपिक को आप एक काम करो, उन टॉपिक को एक जगह आप कोई डायरी बना लो, उस डायरी में आप उन टॉपिक को लिख लो, और जो टफ टॉपिक है उनको आप लिख लो। लास्ट टाइम में वो क्या करना होता है, लास्ट के 2-3 दिन बचते हैं अपने पास, उस डायरी को रिवीजन करना होता है। और डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ उस डायरी में से आपके क्वेश्चन आएंगे, 100% क्वेश्चन आएंगे, काफी क्वेश्चन। आपको वो डायरी है जो आपको दूसरे स्टूडेंट से आपको अलग कर रही है और आगे लेके जाएगी। जो सब कर रहे हैं उसमें तो फिर सबका सिलेक्शन हो जाता, सबका सिलेक्शन हो जाता। तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल सही है शाम। यदि कोचिंग में जैसे एक सब्जेक्ट पूरा हो गया हमारा, या सब्जेक्ट जो टाइम बता है उसमें कैसे रिवाइज करें कोर्स को। अब मतलब ये क्विक रिवीजन की बात नहीं है, मतलब अब टाइम है 2 महीने पड़े, 2.5 महीने पड़े, हमारा कोर्स हो चुका है, अब कैसे तैयारी करें। हाँ देखो, ज्यादातर कोचिंग में फरवरी मार्च तक हो जाता है, कोर्स हो जाता है, मार्च तक हो जाता है। फिर अपने पास 2-2.5 महीने 3 महीने बचते हैं। फिर अपने को लगता है कि यार अब कोचिंग से तो थोड़ा कट गए, अब अपने को सेल्फ स्टडी करनी है और सारा जो साल भर का कोर्स है उसको कंपाइल करना है। तो उसमें आप ऐसा करो, आप क्या करो कि उसके जो आपका कोर्स, आपको कोचिंग के साथ साथ पूरे साल तो कोचिंग के साथ साथ चले हो आप, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का भाई एक बार तो कोर्स अच्छे से हो ही जाता है, कोचिंग के साथ साथ एग्जाम दिए उसने और कोचिंग के साथ साथ पढ़ाई की है। तो जो लास्ट के 2-2.5 महीने 3 महीने है उसमें आप क्या करो, सारा कोर्स को ऐसे डिवाइड करो भाई, उसका 70% उसका कोर्स है वो फर्स्ट 70% जो टाइम बचा है भाई, जैसे 3 महीने बचे हैं तो उसमें आपको 1-1.5 महीने में पूरा कोर्स करना है। फिर अगले 15 दिन में वापस से रिवीजन करना है उसको, फिर अगले 5-7 दिन में उसको वापस रिवीजन करना है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए, एटलीस्ट आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भाई एग्जाम से पहले 3 या 4 बार रिवीजन होना चाहिए, कम से कम 3 या 4 बार रिवीजन होगा। 3 या 4 बार रिवीजन नहीं होता है तो आप उस भीड़ से अलग हो जाओगे पहले ही से ही। अच्छा, ये तो फैक्ट है एकदम। 3 से 4 बार रिवीजन होता है तभी अपने को वहाँ क्या याद आती है चीजें, रेस में शामिल हो, तब अपने को चीजें याद आएगी वहाँ पे। नहीं तो अपन भूल जाएंगे। नहीं तो अपन क्या है कि जब जहाँ पे भी 2 में डाउट होगा ना अपने को, 2 ऑप्शन में, वहाँ आपका 100% गलत ही होगा। अच्छा, ये होता ही है ज्यादातर, जहाँ तक रहता है या ये होगा या ए या फिर बी। आपका गलत वाला सही, गलत वाला ज्यादातर केस में गलत ही होता है उसमें। सर एक बात सा क्वेश्चन है कि सर गाइडेंस का जो सक्सेस में रोल होता है वो कितना बड़ा होता है, किसका गाइडेंस करें, तो गाइडेंस का कितना बड़ा रोल है सक्सेसफुल आदमी। गाइडेंस आपका देखो, आपका गाइड, आपका टीचर, मेरे ख्याल से सबसे जो बड़ा गाइड होगा आपका टीचर होगा, जो कोचिंग का टीचर है या फिर आपको जो जहाँ से आपको दूसरी जगह पढ़ रहे हो वो आपका गाइड होगा, सबसे बड़ा गाइड होगा। उसको आपको फॉलो करना है, पूरे साल उसको फॉलो करो। देखो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता इसमें, आपको अपनी कोई 3-5 नहीं लगानी होती है इसमें। आप क्या अपनी होशियारी लगानी नहीं है, बस आपको जो टीचर कहता है ना, जो मेरे टाइम हमारे टाइम जो नीट नहीं होता था एक्चुअली, है ना, हमारे टाइम ऑल इंडिया पीएमटी और आरपीएमटी करके 2 एग्जाम होते थे। तो हम क्या करते थे, हमारे मतलब मेरा तो यही टारगेट था पूरे साल कि भाई हमारे जो टीचर है जो जैसा बोलते हैं वैसा करना है मेरे को तो पूरे साल, और वैसे ही मैंने किया था, वैसे ही करता रहा लास्ट तक। तो उसमें सिलेक्शन भी हो गया था, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ये कोई। तो उसको फॉलो करें आप, अपने गाइड को फॉलो करें, वही आपका गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपको दूसरी चीज़ें क्या करनी है कि जो नेगेटिव चीज़ें है, नेगेटिव जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है आपके माइंड में, कर रही है आपको एनवायरनमेंट ऐसा दे रहे हैं, उस चीज़ों से आपको बचना है, उस चीज़ों को आपको बचना है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। उनसे दूर रहो, और एकदम पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखो बस। सर जब हम पढ़ते हैं तो नो डाउट ये नेगेटिव एनवायरनमेंट जो कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करता है, हम टच में नहीं आना चाहते फिर भी कहीं टच में आ गए, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है पढ़ाई को लेके। सर उसके इसमें क्या करें? नेगेटिव एनवायरनमेंट के लिए देखो वही है कि भाई नेगेटिव जो चीज़ें अपने को
नेगेटिविटी अंदर डाल रही है, जो चीजें, जो पर्सन कोई नेगेटिविटी जो चीजें कर रही है, उसको अपने को उससे दूर बचना है, उससे अपने को ना, यही अपने को साल भर यही चीज करना है, उससे बचना है। जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, उसके साथ रहना है, चाहे वो अपने साथ का बंदा हो सकता है या फिर कोई आस पड़ोस का फ्रेंड हो सकता है ना। तो वो चीजें अपने को करनी है। दूसरा क्या है कि अपने कोचिंग में भी अपने उस बंदे के साथ रहना है जो भाई रेगुलर पढ़ाई करता हो, जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखता हो, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने को कुछ अदर एक्टिविटी में भी अपने को डेली अदर एक्टिविटी भी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरे दिन पढ़ ही रहे हो, घर वालों से अलग कट के ऊपर रूम में पढ़ रहे हो, नीचे पता ही नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर वालों से भी बात करो, आप अपने फ्रेंड से भी बात करो, और जो आपकी डेली, जो आपका इंटरेस्ट है, कोई किसी चीज की हॉबी है, आपको क्रिकेट खेलना है, आपको अच्छा लगता है, तो आप दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा क्रिकेट खेलो, तो उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, उसका आपको और पॉजिटिव फायदा होगा। तो ये चीज है। और आज का लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही पॉजिटिव क्वेश्चन है सर। आपका जब सिलेक्शन हुआ था तो आपको क्या फील हुआ था, कैसा लगा था? इसके साथ एक और चीज बताना, आपका स्ट्रगल भी नो डाउट मुश्किल रहा होगा, कुछ उसके बारे में बताइए, कुछ एक्सपीरियंस आपके शेयर करो, बताइए हमें। सब मेरे ख्याल से हर सक्सेस स्टोरी के पीछे स्ट्रगल तो होता ही है। बिना स्ट्रगल के तो एक तरह से भाई ठीक है, अपन स्ट्रगल करते हैं तब अपने को ऐसा लगता है कि कहाँ फंस गए यार, क्या हो रहा है, पर जो सक्सेस मिलने के बाद ऐसा लगता है कि स्ट्रगल भी जरूरी होता है, स्ट्रगल के बिना तो वो सक्सेस का मजा ही नहीं है ना। तो जब मैं, अब मेरे साथ क्या हुआ था भाई, मैं बीकानेर का ही रहने वाला हूँ, तो मैं जो बीकानेर में जिस एरिया से रहने वाला हूँ, वहाँ पे उस टाइम इतना एनवायरनमेंट नहीं था ये पढ़ाई को लेके और आगे जो डॉक्टर बनना है उसके लिए भी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था। एक्चुअली मेरे को खुद को पता नहीं था कि मेरे को आगे डॉक्टर बनना है। मेरे पापा की वो इच्छा थी कि भाई मेरा बेटा डॉक्टर बने, तो शुरू से मेरे को ऐसे ही मोटिवेट करते थे कि तेरे को आगे पीएमटी करनी है ना। तो फिर नंबर भी ऐसे ही बायोलॉजी और में ऐसे अच्छे नंबर आते थे, तो फिर मैंने ये ज्वाइन की, कोचिंग ज्वाइन की मैंने। और उस टाइम के आजकल तो चलो 11th के बाद से कोचिंग स्टार्ट हो जाती है, तो मैंने तो 12th में जाके कोचिंग स्टार्ट की थी। फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ाई चालू की, फिर एनवायरनमेंट वहाँ से, वहाँ के लोगों को वहाँ पता चला कंपटीशन क्या होता है, तो वहाँ पता चला भाई अपने कोचिंग से, अपने स्कूल से जब अपन कोचिंग में जाते हैं तो अपने को ऐसे लगता है कि भाई अपन तो टॉपर है, लेकिन वहाँ जाते हैं तो अपने को पता चलता है कि सारे वैसे ही है, सारे टॉपर ही तो है वहाँ पे यार, सारे 90% ऊपर वाले मिलते हैं वहाँ पे। फिर वहाँ पे अपनी क्या है कि रैंक फिर अपनी पीछे आ जाती है, तो अपने को ऐसा लगता है यार अपन तो अपने स्कूल पढ़ते थे उस टाइम तो अपनी फर्स्ट रैंक आती थी, यहाँ तो यार देख रहे हैं कि लास्ट रैंक आ रही है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता ही है, क्योंकि वहाँ पे सारे आपके साथ टॉपर ही बैठे हैं वहाँ पे। फिर उनमें सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर अब एमबीबीएस की हमने, तो एमबीबीएस में हमारे और टॉपर से भी वो क्रीम निकल के आई है वहाँ पे। तो ऐसा होता है, फिर इसलिए पीजी के लिए कंपटीशन होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ स्ट्रगल तो होता ही है। देखो ये जो आप अभी जो मेहनत कर रहे हो वो आपको आगे सक्सेस के रूप में मेहनत रंग लाएगी, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पीछे की चीजें देखोगे तब। तो आपको सक्सेस के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और थैंक यू सो मच अशोक सर, बहुत बिजी है, शेड्यूल निकाला अपने लिए, टाइम निकाला अपने लिए, और नो डाउट क्वेश्चन आंसर का सेशन चलता रहेगा इसी तरह से, और ये तभी चलेगा जब ये वीडियो हिट होगा, नो डाउट। इसका पार्ट 2 तभी आएगा जब ये वीडियो तगड़ा सक्सेस होगा, और वो आप पे डिपेंड करता है। ये प्रॉब्लम सब बच्चों की है, ये नहीं नवीन ज्योति नहीं निकाली यार इन प्रॉब्लम्स को, ये बच्चों की प्रॉब्लम है। उनका मैसेज आया मेरे पास, यार प्लीज इन प्रॉब्लम को, सबकी प्रॉब्लम दूर हो, इसको शेयर करो और सबसे ज्यादा सब तक पहुंचाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।